फाइनेंशियल ईयर जस्ट खत्म ही होने वाला है। अब आपकी कंपनीज पूछ रही होगी कि आपने ईयर के स्टार्ट में टैक्स डिक्लेरेशन तो कर दिए, टैक्स बचा लिया, अब टैक्स बचाने के लिए जो इन्वेस्टमेंट आपने की है उसके प्रूफ सबमिट कीजिए। अगर आप ये समझना चाहते हैं कि किस तरीके से सही प्रूफ सबमिट कर सकते हैं ताकि टीडीएस ना कटे, और साथ ही साथ ये भी समझना चाहते हैं कि क्या आपके लिए ओल्ड टैक्स रेजिम में बेहतर है या न्यू टैक्स रेजिम में बेहतर है। ओल्ड टैक्स रेजिम में थोड़ा हैसल है क्योंकि यहाँ पे आप डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं, उन्हें क्लेम करने के लिए आपको प्रूफ सबमिशन करना पड़ता है, जबकि न्यू टैक्स रेजिम में ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप हैसल फ्री टैक्स रेजिम में चाहते हैं तो न्यू टैक्स रेजिम में आपके लिए हो सकता है, लेकिन कैसे डिसाइड करें इस वीडियो में समझेंगे। वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है तो एंड तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं हूँ प्रिया, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग डन राइट में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए ना तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो हमारा मोटिवेशन ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाने के लिए बना रहेगा। फाइनेंशियल ईयर के स्टार्ट में मोस्टली ऑर्गेनाइजेशंस आपसे पूछती हैं कि अगर आप टैक्स सेविंग के लिए कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं वो हमें आप बता दीजिए, उसको हम आपके टैक्सेबल इनकम से रिड्यूस कर देंगे और उसके हिसाब से ही हम टैक्सेस डिडक्ट करेंगे, जिसको बोलते हैं टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स एंड। पहले तो आप टीडीएस पे क्यों करते हैं? वेल, अगर इंडिया में आपकी टैक्स लाइबिलिटी 10,000 से ऊपर बनती है तो आपको एडवांस टैक्सेस पे करने पड़ते हैं। अगर आप वो एडवांस टैक्सेस नहीं पे करेंगे ना तो आईटीआर फाइलिंग के टाइम पे आपको उस पर एडिशनल इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। इस वजह से एडवांस में आपकी कंपनीज आईटीआर डिपार्टमेंट को वो टीडीएस फाइल करती है और पे कर देती है। कैसे कैलकुलेट होता है? आपने जितने भी इन्वेस्टमेंट डिडक्शंस डिक्लेयर किए हैं उसको आपके ग्रॉस टोटल इनकम से माइनस कर दिया जाता है। उसके बाद जो भी अमाउंट बनता है उसको बोलते हैं टैक्सेबल इनकम। आपकी कंपनी उस टैक्सेबल इनकम पे टैक्सेस कैलकुलेट करती है अकॉर्डिंग टू द टैक्स स्लैब्स। उस हिसाब से टीडीएस डिडक्ट करके आईटीआर डिपार्टमेंट को सबमिट कर देती है। फाइनेंशियल ईयर जैसे ही एंड होने वाला होता है उस समय कंपनीज आपसे बोलती हैं कि आपने जो भी इन्वेस्टमेंट्स किए हैं उसके आप प्रूफ सबमिट कर दीजिए। हम चेक कर लेंगे कि क्या ये प्रूफ सही है कि नहीं। अगर लगता है कि प्रूफ्स गलत है उस केस में क्या होगा कि उन्होंने जो टीडीएस नहीं काटा था उन प्रूफ्स की वजह से वो काट लेंगे। उस वजह से फाइनेंशियल ईयर के एंड के टाइम में लोग को एक्सेस टीडीएस पे करना पड़ता है और उस वजह से सैलरी भी कम आती है। ऐसा मेरे साथ भी हो चुका है, इसलिए मैं बता रही हूँ कि सही तरीके से डिक्लेरेशन करना बहुत ज़रूरी है और सही तरीके से प्रूफ सबमिशन करना बहुत ज़रूरी है। क्या क्या प्रूफ्स चाहिए होते हैं मैं आपको बहुत ही तरीके से बताऊंगी ताकि आपको पता लग जाए कि किस सेक्शन के अंडर में कौन सा प्रूफ लगेगा। उसकी एक लिस्ट मैंने क्रिएट कर रखी है जो कि मैं आपको डाउनलोड करने के लिए भी दे दूंगी। यहाँ पे ये भी समझ लें कि जो ये इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन होता है ना, बहुत सारी कंपनीज ऐसा करती है कि मतलब फाइनेंशियल ईयर के स्टार्ट में एक ही बार बोलती है आप डिक्लेयर कर दीजिए। बहुत सारी कंपनीज आपको मल्टीपल ऑप्शंस देती हैं कि आप अगर आपने कोई भी मॉडिफिकेशन किया है अपनी इन्वेस्टमेंट्स में आप उसको डिक्लेयर कर दीजिए। इस तरीके से क्या होता है कि आपको मल्टीपल चांसेस मिलते हैं डिक्लेरेशन करने के लिए। किस तरीके से डिक्लेरेशन करते हैं? जैसे कि लेट्स से आपकी ग्रॉस टोटल इनकम 10 लाख रुपीस है, आपने 1.5 लाख का एटीसी में रिडक्शन कर दिया, आपने उसको जाके डिक्लेयर कर दिया, तो अब टैक्सेस कैसे कैलकुलेट होंगे? 10 लाख में से 1.5 लाख माइनस कीजिए, बचेगा 8,50,000 रुपए। उस पे टैक्स स्लैब के हिसाब से आपकी टीडीएस कैलकुलेट होगी जो कि हर मंथ आपकी सैलरी से कट कर आएगी। यहाँ पे मैंने बात की थी अगर आपके टैक्सेस 10,000 रुपीज से ज़्यादा होते हैं तो आप एडवांस टैक्सेस पे करते हैं, लेकिन अगर आप एडवांस टैक्सेस पे नहीं करते हैं तो अंडर सेक्शन 234B के हिसाब से उस पे 1% पर मंथ के हिसाब से आपको इंटरेस्ट पे करना होता है, जो कि अभी नहीं पता लगेगा। जब आप आईटीआर फाइलिंग के टाइम में जाएंगे ना तो वो जो इंटरफेस है आईटीआर डिपार्टमेंट वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेता है। एक तो टैक्सेस भी पे करो, ऊपर से इंटरेस्ट भी पे करो। इससे बेटर है स्टार्टिंग में ही पे करो तो एटलीस्ट इंटरेस्ट तो नहीं पे करना पड़ेगा। इसलिए सही टाइम पर टैक्सेस पे करना ज़रूरी है, सही तरीके से डिक्लेरेशन करना ज़रूरी है और उनके प्रूफ सबमिशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आपको ये समझ कैसे आएगा कि ओल्ड टैक्स रेजिम में आपके लिए बेहतर है या न्यू टैक्स रेजिम में बेहतर है? देखिए, लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर्स में गवर्नमेंट ने अपना जो भी बजट पेश किया है, समझ आ रहा है कि न्यू टैक्स रेजिम को पॉपुलराइज करने का कोशिश कर रही है। देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो कि ये इन्वेस्टमेंट प्रूफ सबमिशन नहीं करना चाहते, वो एक हैसल फ्री तरीके से अपनी टैक्स फाइलिंग करना चाहते हैं। मैं भी उन्हीं की कैटेगरी में आती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रूफ्स को स्टोर करके रखना, फिर उस समय में उसको सबमिट करना और फिर ये वेट करना कि अप्रूव हुआ है रिजेक्ट होता है, बहुत ही हैसल वाला काम रहता है। तो इस वजह से मैंने खुद से न्यू टैक्स रेजिम में मूव कर लिया, बट ये मेरा अपना इंडिपेंडेंट चॉइस है। न्यू टैक्स रेजिम में क्या है कि आपको मल्टीपल टैक्स स्लैब्स हैं और हर टैक्स स्लैब्स का रेट्स थोड़े
कम है एज कम्पेयर टू ओल्ड टैक्स regime में। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि न्यू टैक्स regime में क्या टैक्स स्लैब्स कैसे हैं। देखिए, अप टू 3 लाख तो आपको कोई टैक्सेस पे नहीं करने पड़ते। 3 से 6 के बीच में आप 5% टैक्स पे करते हैं अब 3 लाख रुपीज। 6 से 9 के बीच में 15,000 प्लस 10% अबव 6 लाख आपकी कोई भी सैलरी है। देखिए, 15,000 एक फिक्स अमाउंट हो गया है, 10% अबव 6 लाख, मतलब मान लीजिए 6,50,000 रुपीज आपकी सैलरी है, तो उसके ऊपर 50,000 रुपए उसका 10% मतलब 5,000, तो यहाँ पर 20,000 रुपीज आपको पे करने पड़ेंगे अगर आप इस स्लैब में आते हैं। अब न्यू टैक्स regime में क्या है ना कि अप टू 7 लाख के अगर ग्रॉस टोटल इनकम है तो वहाँ पे 87A में रिबेट मिल जाता है, और जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है उसको 50,000 से बढ़ाकर 75,000 कर दिया गया है। तो अप्रॉक्सीमेटली तो टोटल 7.75 लाख के इनकम पे आपको कोई टैक्सेस पे नहीं करने पड़ेंगे। जबकि आप ओल्ड टैक्स regime को एक बार देखिए, यहाँ पर 2,50,000 तक के ग्रॉस टोटल इनकम पे कोई टैक्सेस नहीं है। अप टू 5 पे 2.5 से 5 के बीच में 5% है, 5 से 10 के बीच में 12,500 प्लस 20% अबव। तो अब देखिए, यहाँ पर ये अमाउंट अगर आपको बचाना है ना तो आपको रिडक्शंस दिखाने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो सेक्शन 87A है वो 5 लाख के इनकम पे लागू होता है, और यहाँ पे जो स्टैंडर्ड रिडक्शन होता है वो 50,000 रुपीज़ का है। तो 5.5 लाख अगर आपके ओल्ड टैक्स regime में सैलरी है, आपको यहाँ पे रिबेट मिल जाएगा। लेकिन अगर उससे ऊपर सैलरी है ना, आपको यहाँ पर सबमिशन करना होगा प्रूफ्स का, लेकिन न्यू टैक्स regime में आपको ऐसा नहीं करना है। तो अगर आपकी सैलरी 7.75 लाख तक है, आप न्यू टैक्स regime में बिंदास चूज कीजिए, आपको कोई हैसल नहीं होगा। ओल्ड टैक्स regime में आपको प्रूफ सबमिट करने पड़ेंगे। एक बार क्विकली दोनों के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पे टैक्स रेट्स अगर बात करें तो ओल्ड टैक्स regime में हायर टैक्स रेट्स हैं, इसी वजह से वहाँ पे आपको डिडक्शंस क्लेम करने पड़ते हैं। डिडक्शंस वहाँ पर अवेलेबल है, यहाँ पर केवल एक स्टैंडर्ड डिडक्शन है जो कि 75,000 रुपीज़ का है। रिबेट की बात कर ले तो वहाँ पर अप टू 5 लाख के इनकम पे आपको 12,500 रुपये का रिबेट मिलता है, जबकि अगर न्यू टैक्स regime में है तो वहाँ पर 25,000 रुपीज़ का रिबेट आपको मिलता है। HR एग्जेम्पशन न्यू में नहीं अवेलेबल है। हु शुड चूज? अगर किसी के पास हाई इन्वेस्टमेंट्स हैं, वो डिडक्शंस क्लेम करना चाहते हैं, वो ओल्ड टैक्स regime को चूज करें। लेकिन अगर आप हैसल फ्री चाहते हैं, आपके पास बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स नहीं है, तो आप न्यू टैक्स regime में चूज कर सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो ऑब्वियसली ओल्ड टैक्स regime में आपको प्रूफ सबमिट करने पड़ते हैं। न्यू टैक्स regime में बहुत ही कम रिक्वायरमेंट होती है, नेग्लिजिबल होता है, क्योंकि केवल हम ओल्ड टैक्स regime में डिडक्शंस क्लेम करते हैं। तो मैंने उसकी एक शीट क्रिएट की है, जो शीट मैं आपको डाउनलोड करने के लिए दे दूंगी। आप वहाँ से आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएंगे, किस सेक्शन के अगेंस्ट में कौन से टैक्स प्रूफ सबमिट करने होते हैं आपको। इनफैक्ट मैंने लिमिट भी मेंशन कर दिया, तो हम अब उस शीट को हम समझने का कोशिश करते हैं। यहाँ पर जब भी आप डिडक्शंस करने के लिए जाते हैं, एक कॉमन डिडक्शन है जो कि हर कोई क्लेम कर सकता है, वो है ATC का डिडक्शन। ATC के डिडक्शन में आपको 1.5 लाख रुपए की लिमिट मिलती है, जो कि आपके टैक्सेबल इनकम से कम हो जाती है। लेकिन आप उसमें क्या क्या प्रूफ सबमिट कर सकते हैं? देखिए, अगर सबसे पहली चीज़ तो है कि अगर आपका एम्प्लॉयर PF काट रहा है आपकी सैलरी में से, तो वो PF ऑटोमेटिकली ATC के डिडक्शन में आ जाता है। उसके लिए आपको कोई प्रूफ भी सबमिट करने की ज़रूरत नहीं होती है। आपकी कंपनी में वो ऑटोमेटिकली ATC के डिडक्शन से कट जाना चाहिए। अगर नहीं होता है तो आप अपनी कंपनी को बोल सकते हैं कि आपका PF ऑलरेडी कट रहा है, तो ATC में उसको भी शामिल कर लीजिए। उसके अलावा अगर आपने कोई टर्म इंश्योरेंस ले रखा है या लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ले रखा है, तो उसकी आप प्रीमियम रिसिप्ट सबमिट कर सकते हैं। अगर आप PPF में इन्वेस्ट करते हैं तो उसका स्टेटमेंट जनरेट करके आप सबमिट कर सकते हैं। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हैं। ELSS एक टैक्स सेविंग की कैटेगरी होती है म्यूचुअल फंड्स में, जहाँ पर 3 साल का लॉक इन होता है। वहाँ पे इन्वेस्ट करके आप ATC में डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ट्यूशन फ़ी पे कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए, तो उस पर भी आप क्लेम कर सकते हैं। अगर आपने होम लोन ले रखा है तो उसका जो प्रिंसिपल होता है वो ATC के कैटेगरी में आता है। वहाँ पर भी आप उसके लिए भी लोन रिपेमेंट सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हैं, और उसके बेसिस पे आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। अगर आपने FD लिया है, लेकिन FD की कैटेगरी होती है 5 ईयर फिक्स्ड डिपॉजिट्स, उसमें ही आप ATC का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। उसके लिए भी आपके पास रिसिप्ट होनी चाहिए। अब आ जाते हैं 80CCC। अगर आप कंट्रीब्यूशन करते हैं किसी भी LIC के प्लान में या किसी अदर इंश्योरेंस के प्लान में फॉर पेंशन स्कीम, तो वो अगेन आपको डिडक्शंस क्लेम करने में हेल्प कर सकता है। तो अगर आप वहाँ पे क्लेम कर रहे हैं तो आप
ATC के डिडक्शन में यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। ये सेम लिमिट में ही आता है, वो 1.5 लाख रुपए की। और उस केस में रिसिप्ट और स्टेटमेंट फ्रॉम LIC और इंश्योरेंस विद प्लान डिटेल्स आप सबमिट कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस ATCCD1। अगर आप NPS में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो उस केस में उस अमाउंट पे भी आप ATC के अंडर में डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। यहाँ इसका जो सेक्शन आता है वो ATCCD1 आता है। अब यहाँ पर एक और कैच है कि अगर आप आपकी 1.5 लाख की लिमिट कंप्लीट हो चुकी है और आप अब NPS में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो उस एडिशनल अमाउंट पर अप टू 50,000 रुपीज़ आप अंडर सेक्शन ATCCD1 भी डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। लेट्स से आप 30% के ब्रैकेट में आते हैं, आपने 50,000 रुपीज़ NPS में डाल दिए, तो उस 50,000 रुपीज़ के इन्वेस्टमेंट पे आप 15,000 का टैक्स बचा लेंगे। तो ये एक बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो सकता है और आपके पेंशन के लिए भी काफ़ी अच्छा हो सकता है और आपके रिटायरमेंट सेविंग के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि ये म्यूचुअल फंड लिंक्ड ही होते हैं, तो इस पे जो रिटर्न्स मिलते हैं वो म्यूचुअल फंड्स के जैसा ही मिलते हैं। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट सेक्शन की, वो है सेक्शन 80D। अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है और उसका प्रीमियम पे कर रहे हैं तो उस केस में आप वो प्रीमियम सर्टिफिकेट सबमिट करा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करवाते हैं तो उस पर भी आप 80D का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। और अगर आपके पास मेडिकल एक्सपेंसेस हुए हैं उसके रिसिप्ट्स है तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। कितने तक की डिडक्शन की लिमिट होती है? अगर आप केवल अपनी फैमिली के लिए कर रहे हैं जिसकी एज 60 से कम है तो 25,000 की यहाँ पे लिमिट होती है। पेरेंट्स अगर उनकी एज 60 से कम है तो उस पर भी आपको 25,000 के एडिशनल मिल जाता है, तो टोटल हो गया 50,000। पेरेंट्स की एज अगर 60 से ज़्यादा है उस केस में 50,000 का आपको डिडक्शन मिल सकता है। अगर आपकी फैमिली और आपके पेरेंट्स सबकी एज 60 से ऊपर है तो उस केस में 1 लाख का डिडक्शन मिल सकता है, जो कि बहुत रेयर होता है। इसके अलावा अगर सीनियर सिटीजन्स आपके घर में हैं, उनके पास इंश्योरेंस नहीं है, उनके मेडिकल एक्सपेंसेस हो रहे हैं, तो उस पर अप टू 50,000 के आप डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं। मेक श्योर करें कि आपके पास वो रिसिप्ट्स होनी चाहिए। अब आते हैं 80DD। 80DD क्या है? देखिए 80DD अगर आपके ऊपर कोई डिपेंडेंट है जो कि जिनके इलाज पे आपको खर्चा करना पड़ रहा है, तो उस केस में वो 80DD की कैटेगरी में आता है और उनको डिसेबिलिटी है। अगर 40% से 80% के बीच में डिसेबिलिटी है तो वहाँ पे 75,000 की डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। अगर 80% तक की है तो 1,25,000 की डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं। अब ये डिडक्शंस क्लेम कैसे करते हैं? देखिए, या तो आपने उनके इलाज पे खर्चा किया है तो उसके रिसिप्ट्स होनी चाहिए, या आप उनके नाम पर कोई आपने LIC या UTI स्कीम्स ले रखी हैं, उसमें आप उनके लिए डिपॉजिट करा रहे हैं, आपके ने काइंड ऑफ इंश्योरेंस ले रखा है कि इन केस अगर आपको कुछ हो जाए तो आपके डिपेंडेंट को वो पैसे मिल जाए। तो अगर आप कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस कर रहे हैं तो उस पे भी आप डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि है फॉर्म 10IA, जो कि आपको सबमिट करना होता है। 80DD की अगर बात कर ले तो अगर कुछ क्रिटिकल इलनेस है, कुछ मतलब ऐसी बीमारी जिसमें बहुत खर्चा होता है, तो उसके मेडिकल एक्सपेंसेस हो रहे हैं, तो उस केस में आप फॉर पर्सन बिलो 60 40,000 की डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। फॉर सीनियर सिटीजन्स 1 लाख तक के आप यहाँ पे डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं। इसमें भी आपको डॉक्टर सर्टिफिकेट चाहिए होता है, मेडिकल बिल्स और रिसिप्ट्स आपके पास होनी चाहिए। देखिए, IT फाइलिंग के टाइम में आपको ये सबमिट करने की ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि आपके पास रहना चाहिए। इन केस अगर IT डिपार्टमेंट आपको क्वेरी भेज दे कि आपने क्लेम तो कर लिया, प्रूफ्स दिखाइए, उस केस में आपके पास प्रूफ्स होने चाहिए। इस वजह से ना इललेजिटिमेट डिडक्शंस ना करें, जो आपने जनरली किए हैं वही डिडक्शंस आप क्लेम करें। अब आते हैं 80E। अगर आपने अपने लिए या अपने बच्चों के लिए या अपने हस्बैंड वाइफ के लिए कोई एजुकेशन लोन लिया है, उस पर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, उस इंटरेस्ट पे अंडर सेक्शन 80E आप डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं। यहाँ पे कोई लिमिट नहीं होती है कि कितने तक के इंटरेस्ट पे आप डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं, और अप टू 8 ईयर्स आप कर सकते हैं। लोन सेक्शन लेटर चाहिए होता है और इंटरेस्ट पेमेंट सर्टिफिकेट भी चाहिए होता है, जिसमें बोरोअर और कोर्स की डिटेल्स लिखी हुई होनी चाहिए। अब 80EE की कैटेगरी में आते हैं। देखिए, अगर आप पहली बार घर खरीद रहे हैं, उस केस में आपको एडिशनल बेनिफिट मिल सकता है। आपको यहाँ पे 50,000 तक का बेनिफिट मिल सकता है। जो लोन अमाउंट होना चाहिए वो 35 लाख से कम होना चाहिए, और हाउस का जो कॉस्ट होना चाहिए वो 50 लाख से कम होना चाहिए। ये जो डिडक्शन है 50,000 का, ये 2 लाख वाला जो डिडक्शन होता है सेक्शन 24B, जिसमें अगर आपने होम लोन ले रखा है और इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो उस पर 2 लाख तक के इंटरेस्ट पे आपको डिडक्शन मिल जाता है अंडर सेक्शन 24। तो ये उसके ऊपर में एडिशनल है 50,000 रुपीज़ का।
ये उन्हीं लोगों के लिए है जो कि फर्स्ट टाइम बायर्स हैं। और लिमिट मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। लोन सैंक्शन लेटर चाहिए होता है, इंटरेस्ट सर्टिफिकेट चाहिए होता है, डिक्लेरेशन ऑफ अधेरेंस टू कंडीशंस चाहिए होता है कि आपके पास और कोई घर नहीं है। अब यहाँ पे 80EE भी आता है सेक्शन, जिसमें कि अगर इंटरेस्ट ऑन होम लोन अगर आपने अफोर्डेबल हाउसिंग के अंडर में अप्लाई किया है जिसकी वैल्यू 45 लाख से कम है, और वो जो लोन सैंक्शन हुआ है आपका वो अप्रैल 1 2019 से लेकर मार्च 31 2022 है, तो वहाँ पे आप 1.5 लाख के इंटरेस्ट पे डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं। और ये डिडक्शन 2 लाख के ऊपर का होता है, विच इज़ रियली गुड। 80EE की बात कर ले तो अगर आपने कोई इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स खरीदी है तो उस पर 1.5 लाख तक के अमाउंट पे आप डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं, और ये इसी ड्यूरेशन के बीच में होना चाहिए जो कि मेंशन है, और क्या प्रूफ्स लगते हैं वो भी यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। 80G की बात कर ले तो अगर आप डोनेशंस करते हैं किसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को पीएम केयर फंड्स में, यहाँ पे 50% या 100% तक डिडक्शन आपको मिल सकता है। और इसके अलावा आपके पास डोनेशन रिसिप्ट होनी चाहिए जिस पे वो सारे डिटेल्स मेंशन होनी चाहिए, जैसे कि पैन मेंशन होना चाहिए, ATG रजिस्ट्रेशन डिटेल्स होनी चाहिए, तभी आप यहाँ पे डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। अब हम 80GG में जाते हैं। मान लीजिए आपके सैलरी में HRA नहीं है और आप रेंटेड घर में रहते हैं, तो आप उस केस में 80GG की कैटेगरी को यूज़ कर सकते हैं। रेंट पेड इफ HRA नॉट रिसीव्ड, रेंट एक्सीड्स 10% ऑफ इनकम, मैक्सिमम 60,000 पर ईयर। मतलब आपकी जितनी भी ग्रॉस टोटल इनकम है उसका 10% आप क्लेम कर सकते हैं यहाँ पर। मैक्सिमम लिमिट यहाँ पे 60,000 रुपीज़ की है, मतलब 5,000 पर मंथ के हिसाब से आप डिडक्शंस यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। क्या आपको रिसिप्ट चाहिए होते हैं, रेंट रिसिप्ट चाहिए होते हैं, रेंट एग्रीमेंट चाहिए होता है, और इसके अलावा फॉर्म 10BA आपके पास होना चाहिए। 80GGA की बात कर ले तो अगर आप साइंटिफिक डोनेशंस करते हैं फॉर साइंटिफिक रिसर्च और रूरल डेवलपमेंट, उस केस में आप यहाँ पर इस सेक्शन के अंडर में डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं। अगर आप 80GGC की बात कर ले तो अगर आप पॉलिटिकल पार्टीज़ को डिडक्शन करें हैं तो आपको इस सेक्शन का लाभ उठाना होगा। 100% तक यहाँ पर डिडक्शंस आप क्लेम कर सकते हैं। कैश नहीं देना, ब्लैक मनी नहीं देनी, आपको वाइट में ही ट्रांसफ़र करना होगा। तो उस केस में आप अगर आपके पास रिसिप्ट्स हैं तो आप इस सेक्शन के अंडर में डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं। अब आते हैं 80TTA की। देखिए, अगर आपको कोई भी तरीके का इंटरेस्ट आ रहा है सेविंग अकाउंट में तो, और आपकी एज 60 से कम है, तो उस केस में 10,000 रुपीज़ तक का अगर आपको वहाँ से इंटरेस्ट मिल रहा है तो उसके अमाउंट पे आप डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं। आपको अदर सोर्सेज ऑफ इनकम में जाकर डिक्लेयर करना होता है, इतना अमाउंट आपको मिल रहा है ITR फाइलिंग के टाइम में, आपको उस पे उस इंटरेस्ट पे डिडक्शंस मिल जाएंगे। इसी तरीके से 80TT भी आता है, जब कोई सीनियर सिटीज़न है 50,000 तक की यहाँ पे लिमिट होती है, और इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, सेविंग्स, FDs, ठीक है। और क्या यहाँ पे प्रूफ लगता है वो मेंशन किया हुआ है। अब 80U की बात कर ले। मान लीजिए डिसेबिलिटी आपको है और आप टैक्स पेयर हैं और आपके इलाज में बहुत खर्चा हो रहा है, तो उस केस में आप डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं। 75,000 फॉर 40 से 80% डिसेबिलिटी के लिए, और 1,25,000 फॉर 80% डिसेबिलिटी के लिए। उसके इस केस में भी आपके पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए, फॉर्म 10A जिसको बोलते हैं, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनी मेडिकल अथॉरिटी। ये सारी प्रूफ्स आपको सबमिट करने होंगे। कोई पर्टिकुलर सेक्शन यहाँ पे मिस कर दिया है, आप कमेंट बॉक्स में डालकर मुझे बता दीजिएगा, मैं कोशिश करूंगी कवर अप करने का। वीडियो को एंड करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको टच कर लेते हैं, जो कि है फ्यूचर डिक्लेरेशन से रिलेटेड। मोस्टली जो कंपनीज होती है वो दिसंबर के मंथ में आपसे प्रूफ सबमिशन के लिए बोलती हैं, लेकिन लेट्स से अगर आप रेंटेड घर में रह रहे हैं और उसके लिए HRA क्लेम कर रहे हैं, उस केस में जनवरी, फरवरी, मार्च का आप डिक्लेरेशन कैसे करें। वहाँ पर कंपनी में आप पहले से ही डिक्लेयर कर सकते हैं कि इन 3 मंथ्स में मैं इसी घर में रहने वाला हूँ, और आपको उसके लिए रेंट रिसिप्ट सबमिट करने की ज़रूरत नहीं होती है। HRA के लिए आप क्लेम करते हैं वो एग्जेम्पशन की कैटेगरी में आता है, तो आप उस वहाँ पे फ्यूचर डिक्लेयर कर सकते हैं। डिक्लेरेशन करने के टाइम में आपको यहाँ पे प्रूफ सबमिट नहीं करना होता है। लेकिन जब आप डिडक्शंस क्लेम करते हैं किसी भी इन्वेस्टमेंट्स के लिए, तो उस केस में आप फ्यूचर डिक्लेरेशन नहीं कर सकते हैं। लेट्स से 80C में आप 1.5 लाख रुपए का डिडक्शन क्लेम करने के लिए ओवर अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स आप SIP कर रहे हैं। आपकी दिसंबर तक की SIP हो गई है, उसके रिसिप्ट्स तो आपने सबमिट कर दिए, लेकिन जनवरी, फरवरी, मार्च में यू आर येट टू डू दैम, तो वो फ्यूचर में आ गया। अब वहाँ पर आप डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। अगर आपने वो इन्वेस्टमेंट्स नहीं किए हैं तो आप डिक्लेयर करके TDS बचा नहीं सकते हैं। उस केस में आपको ITR फाइलिंग का वेट करना होगा। उस समय आप बता सकते हैं कि 80C में आपने 1.5 लाख पूरे इन्वेस्ट किए हैं, तो ऑटोमेटिकली जो
एक्सेस टीडीएस आपने पे किया होगा वो आपको रिफंड हो जाएगा आईटीआर फाइलिंग के टाइम में। तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि एग्जेम्पशन के केस में आप फ्यूचर डिक्लेरेशन कर सकते हैं, लेकिन डिडक्शन के केस में आप फ्यूचर डिक्लेरेशन नहीं कर सकते हैं। या तो आप दिसंबर तक पूरे इन्वेस्टमेंट्स कर लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए वो 1.5 लाख की लिमिट या और भी कोई लिमिट है, और फिर रिसिप्ट्स उसकी सबमिट कर दीजिए। अदरवाइज़ आपको आईटीआर फाइलिंग का वेट करना होगा। और अगर आपको लगे कि किसी और टॉपिक पे मैं वीडियो बना सकती हूँ जिससे आपकी टैक्स सेविंग की जर्नी ईजी हो जाए, तो प्लीज़ आप ज़रूर से बताइएगा। आशा करती हूँ ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल रही होगी। अगर आपके कोई भी सुझाव हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में डालकर मुझे बता सकते हैं। मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। प्रिया दास साइनिंग ऑफ।